इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसके बाद हमने कुछ नेक्स्ट जेएस के फंडामेंटल्स पढ़े थे, जैसे राउटिंग। राउटिंग के बाद फिर हमने देखा भाई राउटिंग में सब आ गया, ठीक है, नॉर्मल राउटिंग, नेस्टेड राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग सब आ गया इसमें। फिर इसके बाद हमने टेलविंड सीएसएस को देखा कि टेलविंड सीएसएस क्या है, क्यों है, और क्यों वेनिला सीएसएस यानी प्लेन सीएसएस का हम यूज नहीं कर रहे और टेलविंड सीएसएस को हम यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद टेलविंड सीएसएस के बाद हमने ये चीज देखी कि टेलविंड सीएसएस को यूज करते हुए मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम कैसे कर सकते हैं। टेलविंड सीएसएस यहां तक आपने पढ़ ली, राउटिंग आ गई आपको। फिर आपकी जब तक अपनी खुद की मशीन में आपकी एप्लीकेशन थी तब तक तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरी स्क्रीन पे जाती थी तो उसका एक अजीब सा लेआउट बनता था, तो ये तो गलत है। फिर हमने देखा कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम जो है वो टेलविंड सीएसएस में रह के जो है वो टू नेक्स्ट चीज। ये 5 चीजें जो आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पे नजर भी आ रही हैं, ये 5 चीजें हमने पहली क्लास से लेके अपनी आखिरी क्लास तक जो है वो गो थ्रू की। अब इसके बाद आप लोगों को जो मिला इस सब चीजों का टेस्ट, वो था आपको हैकाथॉन के नाम पर। अब हैकाथॉन हो आप लोगों का, क्यों? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, आप लोगों को टेस्ट भी तो लेना है, जरूर सिर्फ हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे या पढ़ते रहेंगे ऐसा तो कोई सीन है नहीं। तो ये 5-6 चीजें जो आप लोगों ने पहली क्लास से लास्ट क्लास तक पढ़ी, ये इस कोर्स का, इस क्वार्टर का जो था वो यूआई यूएक्स का पार्ट था। यूआई यूएक्स मतलब यूजर इंटरफेस। जाहिर सी बात है, आपकी वेबसाइट की फंक्शनलिटी जितनी अच्छी क्यों ना हो, जितनी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसका यूआई अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी वेबसाइट जो है वो देखने में अच्छी नहीं होगी तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये यूआई यूएक्स का पार्ट हमने इस क्वार्टर में कवर की, और आप लोग हैकाथॉन अटेम्प्ट करके सब आ रहे हैं। होपफुली कर लिया होगा काफी लोगों ने, कुछ बाकी होंगे वो ट्यूसडे तक सबमिट कर दीजिएगा। आज के बाद आज की क्लास से लेके और जितनी क्लासेस अब इस क्वार्टर में रह गई हैं, हमारा अब इस क्वार्टर में फंक्शनैलिटी की तरफ फोकस जाने वाला है। आपकी वेबसाइट आपने बनाई, मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाई, फिग्मा का डिजाइन लेके जो है वो आपको कॉपी करना आ गया, यानी उसका कोड लिखना आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। अब आपकी वेबसाइट में कोई फंक्शनैलिटी नहीं है। फंक्शनैलिटी नहीं है इससे मुराद कि फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे अगर कोई फंक्शनैलिटी रखनी है मुझे, चाहे वो यूजर का लॉगिन करना हो, चाहे वो कोई फॉर्म सबमिट करना हो, चाहे वो कोई डायनेमिक डाटा रेंडर करना हो, इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी अभी हमारी किसी भी वेबसाइट में नहीं है। तो आज की क्लास और मजीद अब जो क्वार्टर की क्लासेस रह गई हैं, हमारा जो टोटली फोकस होगा यूआई यूएक्स हो गया। अब हम उस यूआई यूएक्स को फंक्शनल कैसे करेंगे, हम अब आज के बाद से उस पर फोकस करेंगे। तो जो पहली क्लास में मैंने बात कही थी कि नेक्स्ट जेएस पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, अब आप लोगों को मेरी बात की इस वैलिडेशन मिलने लगेगी कि भाई यूआई यूएक्स हो गया, अब फंक्शनलिटी की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं, और पूरा जो नेक्स्ट जेएस का गेम है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। कोडिंग अभी आप देखेंगे, अभी आज जो हम करेंगे निहायत ही आसान होगी, मुश्किल से उसमें 6-8 लाइन का ही जो है वो आपको कोड करना होगा, लेकिन सारा जो गेम होगा वो कॉन्सेप्ट को जहन में रखने का होगा। और कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे जहनों में? कंटिन्यूसली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। यकीन करें, अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के अलावा, प्रैक्टिस करने के अलावा भी अगर कोई चारा होता यहाँ पे सर्वाइवल का, तो हम आपको बता देते। हम आपसे छुपा के नहीं रखते, हम आपको बता देते कि भाई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये कर लो तो याद रह जाएगा। लेकिन अब ऐसा है नहीं, मेहनत आपकी बहुत लगेगी। और आज की जो क्लास है और आने वाली कुछ जो आपकी क्लासेस होंगी वो आपकी फंक्शनैलिटी में तो काम आएंगी, लेकिन तो प्रैक्टिकली जाएंगे उसमें भी आपको बहुत सी चीजें जो है वो काम आएंगी, ठीक है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अगर आप में से अभी भी कोई सीरियस नहीं है, अब तो खैर हो ही गया होगा, जाहिर सी बात है, आप हैकाथॉन परफॉर्म करके आ रहे हैं तो आसान काम नहीं है कि अगर आप में से कोई सीरियस भी नहीं है या इनएक्टिव है फिर भी उसने हैकाथॉन परफॉर्म कर लिया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता।
ठीक है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी। आपको अभी का कुछ है नहीं, एक दो सवाल है आप लोगों के, वो हम देख लेंगे। पास ये क्लास थी तो स्टूडेंट लीडर्स उन्होंने कुछ सेलेक्ट किए थे या सर अमीन ने खुद अनाउंस किए थे, क्या वो इस वक्त अभी यहाँ पर हैं? तो अपने हैंड रेज करें। एक ही है। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी हैंड रेज नहीं किया, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, जो पिछले सेलेक्ट हुए हैं वो सारे नल एंड वाइड हो जाएंगे, क्योंकि मैं अब दोबारा से उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई सीनियर स्टूडेंट या स्टूडेंट लीडर है जो सर अमीन, मिस सिन्हा, सर उसामा ने सेलेक्ट किए थे, तो अपने हैंड रेज करें। मैं ग्रुप में नहीं हूँ क्या? और बाहर आ जाए। मैं नहीं हूँ क्या ग्रुप में? मैं हूँ सीनियर, क्या होगा? निम्रा, निम्रा, कोई निम्रा, तुम भी तो सीनियर हो। तो ना क्वार्टर 1 वाले नहीं, सिर्फ क्वार्टर 2 वाले। क्वार्टर 2 वाले है ही नहीं सर। नहीं, क्वार्टर 1 की कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ क्वार्टर 2 की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को चांस दे रहा हूँ, फिर आप लोग ये ना कहें कि हमें तो बताया ही नहीं। सर क्वार्टर 2 में कोई भी नहीं था। हमारी क्लास में नहीं हुए थे सिलेक्शन। नहीं, 2 लड़कों को किया था सर ने, किया था 2 बॉयज से। चले ठीक है, फिर आप थे, आ जाओ बाहर। तो ये 2 ही स्टूडेंट हैं जो पहले से सिलेक्ट हुए हैं। यार गर्ल्स में तो कोई भी नहीं था, ये कहाँ से आ गए? गर्ल्स में था कोई? मैं तो आई थी तो आप लोग बोले थे नहीं हुआ। मुझे दे देना, अनाउंस कर देना। अभी लिस्ट दे रही है ना मिस, क्या पता उसमें तुम लोगों का नाम हो सकता है। सजीलुल्लाह खान 178666। सजीलुल्लाह खान सजीरुल्लाह खान 178666। आगे आ जाए, जिनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूँ वो स्टेज की तरफ आते जाए। ये है सजीरुल्लाह। चलिए, दूसरे हमारे पास मोहम्मद हमजा 109157। 109157 मोहम्मद हमजा। उस्मा अहमद 448632। ये रहे उस्मा अहमद। चलिए, हमारे पास मोहम्मद अवैस 361899। मोहम्मद अवैस। ये रिमशा सुल्तान 326972। रिमशा सुल्तान। तुम कौन से रिमशा? अभी ना इनके जब खोलूंगी ना इनमें से यार वही हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। इस क्वार्टर में अभी तक क्या क्या किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एपीआईज। एपीआईज स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस। क्या था? मैं तो चाहती तो तेरा नाम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मीन, अच्छा सारी बातें बंद, अब सारा फोकस जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी अगर अपने प्रोग्राम में चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, एपीआईज का यूज करते हैं। ये एपीआईज क्या होते हैं भाई? एपीआईज ये होते हैं कभी भी अगर किसी 2 सॉफ्टवेयर्स को आपस में अगर कम्युनिकेट करना हो तो एपीआईज यूज होते हैं। समी उसको एंड पे चले जाओ, यहां स्टूडेंट्स बैठेंगे ना, उनको डिस्टर्बेंस होगी, उस एंड पे चले जाए आप सब। निम्रा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एपीआई आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपको कोई बनी बनाई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी अपने पास इंप्लीमेंट करनी हो। अब ये क्या हो सकता है भाई? जब भी किसी 2 सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं, एपीआईज का यूज करते हैं। 2 सॉफ्टवेयर कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अभी हम इसकी
एग्जाम्पल देखते हैं। डेफिनेशन इसकी यही है कि जब भी दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एपीआईज यूज होती हैं। इसकी एक मिसाल ये है, कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी मतलब क्या है। मैंने यहाँ पे दो चीजें बोली। जब दो एप्लीकेशंस को या दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी जो आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि कॉम्प्लेक्स हो, पहले से कहीं पे यूज हो रही है, आप क्या करते हैं, उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं करते। आप अपनी वेब एप्लीकेशन में बस उस फंक्शनैलिटी को पिक करते हैं और उठा के लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है भाई, आप सबने बैंक में अपने अकाउंट में या अपने फादर के अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में जो है वो कैश विड्रॉ किया होगा या कैश डिपॉजिट किया होगा। जब भी आप कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है या ईमेल आता है कि भाई आपने जो है वो इतनी अमाउंट या तो विड्रॉ की है या डिपॉजिट की है। अभी आप लोगों ने गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया था, आप सबको एक ईमेल रिसीव हुआ था। वो ईमेल एक सर्विस है, एक फंक्शनैलिटी है, वो हमने खुद कभी डेवलप नहीं की, पहले से किसी ने बना के रख दी। ईमेल सेंड करने की सर्विस कह लें आप, या फंक्शनैलिटी कह लें, या फीचर कह लें। और उस ईमेल की फंक्शनैलिटी को जिसने कहीं बना के इंटरनेट पे रख दिया, हम उस ईमेल फंक्शनैलिटी को उठा रहे हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन में जो है वो उसको लगा रहे हैं। और हमारा काम पूरा हो रहा है कि जब भी कोई स्टूडेंट आए तो उसको एक ईमेल चला जाए। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो ये बनी बनाई ईमेल की फंक्शनैलिटी हम इंटरनेट से उठा लें जो कि किसी ने बना के रखी है, या फिर हम खुद से बनाएं इसको। कोई भी काम आप खुद से करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें टाइम, एफर्ट और मैन पावर, ये तीन चीजें लगेंगी। तो अगर आप एफिशिएंट हैं, समझदार हैं, तो कोई भी किया हुआ काम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में या कहीं भी, अगर कोई भी काम पहले से हुआ है तो आप उसको दोबारा नहीं करते। तो इस तरह की जो हम ईमेल फंक्शनैलिटी जो इंटरनेट पे पहले से रखी हुई थी, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी उसकी एपीआई को यूज करके, सिर्फ उस एपीआई को यूज करके वो पूरी ईमेल की फंक्शनैलिटी अपने पास ला सकते हैं। इसकी और क्या एग्जांपल्स हैं, आप सबने उबर, इनड्राइव वगैरह यूज किया होगा। उसमें मैप होता है, नक्शा मैप होता है। वो मैप इनड्राइव वालों ने खुद से नहीं बनाया, उन्होंने क्या किया, गूगल मैप की एपीआई ली। अब मैप बनाना कोई आसान काम नहीं है, और ये काम पहले से हुआ है, जैसे गूगल मैप वालों ने करके रखा है कि भाई हमने मैप बना दिया। एपीआई यूज करनी है। गूगल मैप वालों ने जो मेहनत करनी थी, जो मैन पावर लगनी थी, जो एफर्ट टाइम लगना था, गूगल मैप वालों ने खुद से लगा दिया। अब गूगल मैप आपको ये सलाहियत देता है कि भाई अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में, अब आपकी वेब एप्लीकेशन क्या है, चाहे वो ये लोकल होस्ट 3000 हो, चाहे वो कोई वर्सल पे डिप्लॉय की हुई आपकी एप्लीकेशन हो, गूगल मैप आपको ये सलाहियत देता है कि भाई आप खुद से मैप मत बनाओ। मैंने एक बार मैप बना दिया और उसको इंटरनेट पे रख दिया। जिसको चाहिए एपीआई के जरिए एपीआई लगाए हमारी, और मैप अपनी एप्लीकेशन में उठा के लगा ले। तो जो मेहनत गूगल ने की वो गूगल ने की, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा ऐसा तरीका चाहिए कि वो पूरा का पूरा मैप उठ के जो परफेक्ट फंक्शनलिटी गूगल मैप पे चल रही है आपकी वेब एप्लीकेशन पर भी चलेगी। जैसे एक और एग्जांपल, आप लोग लॉगिन करते हैं, इतनी दुनिया की आप लोगों ने हजारों वेबसाइट यूज की होंगी। एक तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप गूगल के ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर लें, सिंपल ईमेल पासवर्ड से। एक तरीका आपने देखा होगा, आपके पास 2-3 बटन बने होते हैं और उस पर लिखा होता है लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद ट्विटर। तो ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर ने क्या किया है, जैसे आप सबने वर्सल यूज किया, वर्सल पे आप क्या करते हैं, गिटहब के जरिए लॉग इन करते हैं, ऐसा ही है। आप गिटहब के जरिए लॉग इन करते हैं
तो ये क्या है, गिटहब ने या गूगल फेसबुक वगैरह ने अपनी लॉगिन की एक एपीआई बना दी है, यानी लॉगिन की एक फंक्शनैलिटी स्पेशली बनाई है और उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इंटरनेट पे रख दिया है। और वो कहते हैं भाई जिसको भी अपनी वेब एप्लीकेशन में ये सलाहियत चाहिए कि वो गूगल पे क्लिक करे तो गूगल के जरिए लॉगिन हो जाए, आप मेहनत ना करो, हमसे बनी बनाई फंक्शनैलिटी ले लो और आप ये काम कर लेते हैं। अभी कुछ क्लासेस पहले आप लोगों का सेमिनार हुआ था, सर अमीन आए थे, सर जय आए थे, सर कासिम आए थे। वो कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है वो एआई एजेंट्स बनाएंगे। और एआई एजेंट्स क्या होते हैं? बिहाइंड द सीन्स वो आपके चैट जीपीटी से ही बात करेंगे। अब आपके पास भी दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप पूरी मेहनत करें, टाइम लगा, एफर्ट लगा, अपना खुद का चैट जीपीटी बनाए। ये तो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है और समझदारी भी नहीं है इस चीज में कि भाई एक अगर चैट जीपीटी रखा हुआ है तो हम क्यों अपना बनाए। तो अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक तो आप अपना खुद का चैट जीपीटी बना लें, या तो आप क्या करें, चैट जीपीटी की एपीआई उठाएं और सिंपली अपनी एप्लीकेशन में आके रख दें और अपना एआई एजेंट बना लें। तो कोई भी समझदार होगा ना, वो हमेशा एपीआई ही यूज करेगा। तो एपीआई का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी अगर इंटरनेट पे रखी हुई है तो आप उसको दोबारा से मत बनाओ। कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी हो, चाहे वो फीचर हो, आप कुछ भी कह लें, आप दोबारा से मत बनाओ। आप इंटरनेट पे अगर उसने फीचर आपको दिया हुआ है, आप उस फीचर को उठा लो और फिर क्या करो, अपनी एप्लीकेशन में जो है वो रेप्लिकेट कर दो। आप सब ई कॉमर्स वेबसाइट पे कहीं ना कहीं शॉपिंग तो आपने की होगी कभी ना कभी। जब भी आप प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपसे आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगता है। अब चाहे वो जैस कैश हो, इजी पैसा हो, पेपाल हो, स्ट्राइप हो, कुछ भी हो, मीजान में कुछ भी हो। अब आपके पास यहाँ भी दो फंक्शनैलिटी है, मतलब दो ऑप्शन है, या तो आप अपना जैस कैश बनाएं जो कि फिर एक इम्पॉसिबल काम है, या तो जैस कैश वालों ने खुद ही कह दिया कि भाई हमने जैस कैश बना दिया और ये सलाहियत हम आपको भी दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में। अगर जैस कैश टाइप कुछ चाहिए हो तो हमारी एपीआई लगा देना। आप सबके घरों में शान के मसाले आते हैं, आते ही होंगे। आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शन है। ये शान का मसाला क्या है? एक एपीआई है जो किसी ने बनी बनाई शान मसाले वालों ने मेहनत की और उनको रख दिया दुकानों पे। और वो ये अब आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपको ये सलाहियत दे रहे हैं कि भाई कभी भी अगर ऐसा कुछ चाहिए हो, अब आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शन है, या तो जिन रॉ मटेरियल से शान का मसाला बनता है वो रॉ मटेरियल आप अपने घर पे लाएं, मेहनत करें और शान का मसाला खुद बनाएं, या तो शान मसाले वालों ने मेहनत कर ली और वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई भी मसाला चाहिए हो तो बस इस पैकेट को उठाना जो भी आपको पर्टिकुलर चाहिए हो और अपने खाने में डाल देना। तो कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी अगर आपको अपने पास चाहिए तो आप एपीआईज का यूज करते हैं। दो सॉफ्टवेयर, जैसे चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है और आपकी अपनी नेक्स्ट.जेएस एक सॉफ्टवेयर है। आपका गूगल एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, एक फीचर है, आपकी लोकल होस्ट 3000 की नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन या वर्जन एक जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो जब भी दो सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एपीआईज के थ्रू करते हैं, और एपीआईज के थ्रू होता क्या कम्युनिकेशन में, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी या फीचर बने बनाए जो इंटरनेट पे रखे हों तो आप क्या करेंगे, एपीआईज का यूज करेंगे। एपीआईज क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करें, सारी बातें बंद, फोकस सारा यहाँ पर। बोल कर आगे। एपीआई जब भी किसी दो एप्लीकेशंस को आपस में बात करनी हो तो वो एपीआईज के थ्रू करते हैं। और एपीआईज को बात करनी हो जब भी किसी दो सॉफ्टवेयर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी या कॉम्प्लेक्स फीचर अगर आपको उस सॉफ्टवेयर का अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए तो वो एपीआई के थ्रू होता है। ये बात करते हैं वो आपस में, ठीक है। अब इसका फ्लो क्या है, एपीआई का आपस में बात करने का फ्लो क्या है। सपोज कीजिए ये एक मेरी वेब एप्लीकेशन है नेक्स्ट.जेएस की, इसका नाम मैं यहां पे रख देता हूं लोकल होस्ट 3000। अब ये लोकल होस्ट 3000 भी हो सकता है, फ्यूचर में ये मेरा वर्सल का लिंक भी हो सकता है।
ये एक क्या है, मेरी वेब एप्लीकेशन है Next.js की, ऑफ कोर्स लोकल 3000 लिखा है, इससे पता चल रहा है। और एक और मजीद चीज है मेरे पास, ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरी पहली वेब एप्लीकेशन है लोकल 3000, ये एक दूसरी वेब एप्लीकेशन है जो कोई भी इंटरनेट पे रखी हुई है। सपोज करिए गूगल की लॉगिन एपीआई है, गूगल लॉगिन, सही है। गूगल लॉगिन, और ये क्या है, मेरी लोकल 3000 है। मैं चाह रहा हूं कि मेरी वेब एप्लीकेशन पे एक ऐसा फीचर हो जो यूजर को लॉगिन करने में हेल्प करे, और मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद से ये फंक्शनलिटी डेवलप ना करूं, मैं गूगल के जरिए, यानी मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ हूं यहां पर लॉगिन विथ गूगल, ये ऑप्शन मेरी वेबसाइट पे लिखा हो, और मेरा यूजर जैसे इस बटन पे क्लिक करे वो जो है इनेबल हो जाए गूगल से लॉगिन करने के लिए। अब ये मैं काम कैसे करूं? अब जाहिर सी बात है, मैं कह रहा हूं लॉगिन विद गूगल, यानी मुझे गूगल की जरूरत तो पड़ेगी कि भाई गूगल कोई ऐसा कारनामा दिखाए मेरी एप्लीकेशन में कि एक बटन के क्लिक के ऊपर जो उसका जीमेल अकाउंट है, आपने सब लॉगिन विद गूगल किया होगा, वर्सल पे आपने लॉगिन विद गेटअप किया ही है, तो क्या ही ऐसी एक बात हो जाए कि मैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करूं और गूगल लॉगिन की एपीआई जो है वो मेरी वेब एप्लीकेशन में ये सर्विस प्रोवाइड कर दे। अब होता क्या है, एक बड़ा जरूरी फ्लो, इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी आप इस लॉगिन विद गूगल को क्लिक करेंगे, अभी हमने एक एग्जांपल पकड़ लिया कि हम गूगल से लॉगिन कर रहे हैं, ये दुनिया की कोई भी एग्जांपल हो सकती है, शान का मसाला है, कुछ भी है। मैंने क्या किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना, तो ऑफ कोर्स अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब भी हम Next.js को यूज करते हैं हर चीज सर्वर पे होती है, तो जब भी मैं npm run dev की कमांड चलाता हूं ना, लोकल 3000 की मेरा लोकल सर्वर है, सही। अब ये टेक्निकल बातें, टेक्निकल वोकैबुलरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कल को आप इंटरव्यू में बैठेंगे या किसी सीनियर डेवलपर से बात करेंगे, वो आपसे टेक्निकल अल्फाजों में बात करेगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि बात हो क्या रही है। जब भी मैं npm run dev लिखता हूं ना, तो अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, मेरी Next.js की एप्लीकेशन। अगर आज के बाद से आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, किसी भी यूट्यूब की वीडियो में, चैट जीपीटी में किसी सीनियर डेवलपर से ये बात सुने ना कि वो बार बार अपने जुमले में लोकल सर्वर की बात कर रहा है, लोकल सर्वर का अल्फाज इस्तेमाल करें, तो लोकल सर्वर मतलब आपकी खुद की Next.js की एप्लीकेशन जो आपके खुद के लैपटॉप पे चल रही है, सही है। तो होता क्या है कि जब भी मैं अपने लोकल सर्वर से या लोकल होस्ट 3000 से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं, जैसे मैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक किया, तो एक अदद रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के सर्वर पे। ये बिल्कुल एक सीधा साधा फ्लो है एपीआईज को हैंडल करने का। होगा क्या, मेरे लोकल सर्वर से रिक्वेस्ट गई गूगल के सर्वर पे, रिक्वेस्ट गई। अब अगर मेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने कोई गलती नहीं की, तो रिक्वेस्ट के बदले हमेशा मुझे मिलेगा एक अदद रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब, भाई मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे जो है वो गूगल से लॉगिन करने दो। चलने वाला पेन तो इतना अच्छा है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट बना रही हूं। रिक्वेस्ट आप करते हैं, बदले में आपको एक अदद रिस्पॉन्स रिसीव होता है। अगर वो रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक ठाक है, जबरदस्त है, कोई मसला नहीं है, तो आप गूगल में क्या करेंगे, गूगल के जरिए अपनी एप्लीकेशन में लॉग्ड इन हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी एपीआई हो, दुनिया की फ्लो हमेशा यही रहता है, आप रिक्वेस्ट करते हैं और आपको रिस्पॉन्स रिसीव होता है। चाहे दुनिया की कोई भी एपीआई हो, चाहे वो किसी दूसरे की बनी बनाई आप एपीआई यूज करें, या चाहे आप अपने खुद के हाथों से अपनी कोई एपीआई नहीं बनाए, कोई दुनिया का जो प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपका एआई एजेंट है, आपका एआई एजेंट जो आपने बना के इंटरनेट पे रख दिया, अगर मुझे चाहिए, आपका एआई एजेंट है कि फॉर एग्जांपल वो खुद ब खुद स्टूडेंट्स के हैकाथॉन पूरे कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा,
आपके एआई एजेंट की एपीआई उठाऊंगा और अपनी एप्लीकेशन में लगा दूंगा, खत्म। अब आप कोई नया स्टूडेंट जब आएगा मेरी एपीआई को यूज करेगा, मींस मेरी एप्लीकेशन को यूज करेगा जो आपकी एआई एजेंट की एपीआई को हिट कर रही होगी। तो किस तरह होगा, रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट के बदले रिस्पॉन्स रिसीव होगा। ये फ्लो आप लोग जहनों में रख लें। अगर ये फ्लो जहनों में रह गया तो जहनों में क्या रह गया, रखना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और चारा नहीं है, क्योंकि एपीआई का फ्लो ही है। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स रिसीव होता है। जब भी कोई दो एप्लीकेशंस को आपस में बात करनी हो तो एपीआई यूज होती है, और एपीआई का फ्लो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है, यूजर रिक्वेस्ट करता है, आपका क्लाइंट मतलब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है और दूसरे के सर्वर से रिस्पॉन्स रिसीव होता है, या दूसरे की वेब एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स रिसीव होता है। तो ये ट्रेडिशनल फ्लो है एपीआई का। दुनिया की कोई भी एपीआई हो, फ्लो यही रहेगा, रिक्वेस्ट जाएगी रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी रिस्पॉन्स आएगा। नहीं, ये एपीआई नहीं करेगा। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही होगा। जो रिस्पॉन्स में आएगा ना वो होगा डाटा पेलोड, ठीक है। एपीआई ये है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सही। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने कोड में। अब हम कौन सी एपीआई पढ़ेंगे, ये फ्लो तो समझ में आ गया होगा सब। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं, होपफुली जाहिर सी बात है थ्योरी थी, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी अच्छे से जो है वो बातें समझ में आ जाएंगी। हम इस वक्त पढ़ेंगे सिंपल बुक्स एपीआई। सिंपल बुक्स एपीआई, ठीक है। सिंपल बुक्स एपीआई क्या चीज है भाई, एक बनी बनाई एपीआई है, या बनी बनाई फंक्शनैलिटी है जो कि पहले से इंटरनेट पे रखी हुई है। ये एक कलेक्शन ऑफ बुक्स यानी डेटा आपको लाकर देगा, सही है। अब आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे, दो तरीके। एक तो आप सिंपल गूगल पे आए और लिखे हैं बुक्स एपीआई गिटहब, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, बुक्स एपीआई गिटहब लिखेंगे जाकर, और जो पहला लिंक आएगा यहां पे, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पहला लिंक है, सबसे पहला यहां पे आके जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पे जो है वो पहुंच जाएंगे सिंपल बुक्स एपीआई पे। ठीक हो गया जी। तो इस वक्त हम देखेंगे सिंपल बुक्स एपीआई। ये बुक्स एपीआई क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है जो आपको काम आएगा। किसी ने बना के रख दिया कलेक्शन ऑफ बुक्स। आपको अगर अपनी वेब एप्लीकेशन में कोई डाटा शो करना है, जैसे बुक्स का कलेक्शन दिखाना है, तो आप एपीआई ये वाली यूज करें, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे यूज करेंगे सबसे पहले अभी हम देखते हैं। अब जैसे यहां पे आएंगे तो आपको एक अदद यूआरएल दिखेगा, ठीक है। सिंपल बुक्स एपीआई लिखा हुआ भी है, द एपीआई इज अवेलेबल एट, नजर आ रहा है, द एपीआई इज अवेलेबल एट दिस यूआरएल। अभी हमने इतनी दफा डिस्कस किया कि भाई कुछ भी चाहिए हो तो एपीआई यूज कर लो, एपीआई यूज कर लो, एपीआई यूज कर लो। ये एपीआई की शक्ल क्या है, किस तरह की दिखती है, हमें कैसे पता चलेगा ये एपीआई? ये एपीआई कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा एक यूआरएल होता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे, जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये क्या है भाई, एक अदद एपीआई है। एपीआई क्या होता है, सिंपली एक यूआरएल होता है। और जब भी आप इस यूआरएल पे हिट करेंगे तो क्या होगा, जो इस वेब एप्लीकेशन में डाटा होगा वो आपको दिख जाएगा। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और यहां गूगल के न्यू टैब में मैं आया, पेस्ट किया, एंटर किया, तो देखें यहां पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है। ये मैसेज मैंने कहीं टाइप नहीं किया, ये बुक्स एपीआई के सर्वर से आ रहा है। एक मेरा लोकल होस्ट 3000 का सर्वर है, लोकल सर्वर, जाहिर सी बात है कि जो डाटा तो सर्वर पर ही होता है, ये तो हम सबको पता ही है। तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये जो डाटा मुझे रिसीव हो रहा है, वेलकम टू सिंपल बुक्स एपीआई, ये जो है वो बुक्स एपीआई के सर्वर से रिसीव हो रहा है। तो इस एपीआई में कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, 100% एकदम रेडी टू यूज है। तो मुझे ये मैसेज मिल गया,
तो इस तरह हम एपीआई को यूज करते हैं। एपीआई दिखने में कैसी होती है? सिर्फ एक अदद यूआरएल जैसी होती है। उस यूआरएल को जब भी हम हिट करते हैं, जैसे facebook.com पे हम जाते हैं, जैसे ही हम इस यूआरएल पे जाएंगे, हम उस सर्वर को जो है वो इन्वोक कर देंगे, उठा देंगे, जगा देंगे। और वो सर्वर जब जागेगा तो वो क्या करेगा? अपनी जो है वो डाटा मुझे दे देगा। अब मैंने एपीआई तो हिट कर ली, मुझे डाटा भी मिल गया जबरदस्त। लेकिन अभी तो मैंने गूगल पे हिट किए, भाई गूगल के यूआरएल में जाके लिखा है ना इसको, तो एप्लीकेशन बुक्स एपीआई का सर्वर भी है, गूगल भी है। मैंने एपीआई हिट की, गूगल पे मुझे जो है वो डाटा मिल भी गया, बहुत अच्छे, एक माइलस्टोन हो गया। लेकिन इस सेम डाटा को मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में कैसे लाऊं? भाई हमें तो अपने लोकल सर्वर पे डाटा लाना है दूसरे का, वो मैं कैसे लाऊं? अगर मैं वो ला सकता हूं तो फिर वही कमाल है ना। वो क्या है, ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये चीज Q3 में भी बड़ी काम आएगी। क्या है चीज भाई? नेक्स्ट जेएस में आपको पता ही है कि बाय डिफॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली, पहले से ही खुद ब खुद हर कंपोनेंट जो होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। इस बात से किसी को इख्तिलाफ है? ये बात पहले पता थी कि आज पता चली? हर कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस में, नेक्स्ट जेएस 14 ऐप राउटर में बाय डिफॉल्ट जो होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। सर्वर कंपोनेंट क्या होता है? जो कंपोनेंट पहले से ही सर्वर पे रेंडर हो चुका हो अपनी HTML के साथ, हमें सिर्फ जो है वो अपना डाटा लाके दिखा रहा हो। सारी जो उसकी रीसाइकल जो है वो क्या कहते हैं, जो भी उसका प्रोसेस है रेंडर होने का, रिकंसिलेशन जिसको कह सकते हैं, लाइफ साइकिल, नाइस, तो वो क्या होता है सर्वर में पहले से हो चुका होता है। हमें बस उसका डाटा जो रेंडर हो चुका होता है वो मिलता है। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखिएगा गौर से, बुक्स एपीआई का डाटा का है उसके अपने सर्वर पे, मेरा नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? सर्वर पे, लोकल सर्वर पे। तो अभी जो मैं डाटा फेच करूंगा वो मेरा कंपोनेंट भी सर्वर पर है और मेरी जो एपीआई है वो भी सर्वर, मेरी नहीं बुक्स एपीआई की जो एपीआई है वो भी सर्वर पर है। तो जब सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होगा तो फास्ट परफॉर्मेंस बड़ी काम आएगी। ये चीज हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आपका डाटा जो है वो बहुत जल्दी लोड होगा। जब डाटा बहुत जल्दी लोड होगा, पहले से ही सर्वर पे होगा, तो वो एसईओ फ्रेंडली भी होगा। तो ये चीज, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि हम सर्वर कंपोनेंट में एपीआई फेच करें तो क्लाइंट में नहीं कर सकते, क्लाइंट में भी करेंगे, लेकिन ये चीज जहन में रखनी है कि आप अगर एपीआई फेच कर रहे हैं तो कहां कौन से कंपोनेंट में कर रहे हैं। अभी हम कहां पर हैं? सर्वर कंपोनेंट में, ठीक है। यहां पे अभी फिलहाल मैं लिख देता हूं डिव में, फॉर एग्जांपल डिव, और यहां पे मैंने लिख दिया हेलो, कुछ फैंसी नहीं है इसमें। अब बारी आती है कि भाई मैं कैसे अपना डाटा फेच करूं। सबसे पहले मैं एक अदद जो है वो लिखूंगा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाऊंगा यूआरएल के नाम का, यूआरएल नाम कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू फेच। ठीक है, मैंने एक फेच का फंक्शन लगाया और इस फेच के फंक्शन के बीच में मैंने जो यहां पे अभी यूआरएल कॉपी किया था ना, इसको मैंने किया सेलेक्ट, कॉपी और यहां पे लाके कर दिया पेस्ट। ये फेच का फंक्शन क्या है भाई? फेच का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको एपीआई से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। आई रिपीट, फेच का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करेगा, आपको एपीआईज फेच करने में, यानी एपीआईज का डाटा लाने में, गैदर करने में हेल्प करेगा। इसका काम ही यही है। हमने Q1 में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, अब यहां पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला ही काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन इस फेच फंक्शन के पीछे क्या हो रहा है आपको अगर याद हो तो आपने Q1 में किया होगा, न्यू प्रॉमिस और आगे जो भी जो है वो रिजॉल्व रिजेक्ट होता है, आगे जो भी इसका सिंटेक्स होता है, ऑटोमेटिकली ये काम जो है वो ये फेच फंक्शन कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। सही है, ये फेच फंक्शन क्या करता है, एपीआईज को गेट करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहली जरूरी बात, फेच फंक्शन एपीआईज को गेट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज,
आप क्या करेंगे, इस फेच फंक्शन से पहले लगाएंगे एक अदद अवेट का कीवर्ड। ये अवेट का कीवर्ड क्या करेगा, जब भी जैसे एग्जैक्टली किसने कहा, क्या कहा, दोबारा कहिए जी, वेट करवाएगा, सबर करवाएगा। देखिए जब भी फेच फंक्शन मैंने लिखा, फेच फंक्शन में मैंने लिखा कि भाई आप इस यूआरएल पे जाओ और इस यूआरएल से इसका डाटा लेकर आओ। अब जब कभी भी किसी दूसरे सर्वर से आप बात करते हैं ना, तो क्या होता है, ये एक एसिंक्रोनस, ये क्या है, एक एसिंक्रोनस एक्टिविटी है या एसिंक्रोनस जो है वो टास्क है। एसिंक्रोनस टास्क क्या होता है, जिसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगे। फेच फंक्शन में आप यूआरएल देते हैं एपीआई का, और एपीआई का जो यूआरएल होता है दूसरे सर्वर से वो बात करेगा। ये बात तो हमने देख ली, वो क्या करेगा, हमेशा दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। और जब भी आप किसी दूसरे सर्वर पे कम्युनिकेट करते हैं ना, तो क्या होता है, टाइम लगता है। ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो जब भी एसिंक्रोनस टास्क हो रहा हो ना, तो आप क्या करते हैं, एक अवेट का कीवर्ड लगाते हैं। अब ये क्या करते हैं, आप अवेट का कीवर्ड लगाते हैं। फेच फंक्शन क्या होता है, अवेट का कीवर्ड क्यों होता है, ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अभी ये अवेट लगाने पे एरर क्यों आ रहा है, इसको मेरी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट गई बुक्स एपीआई के सर्वर पे, और जैसे ही रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक थी, मेरे पास रिस्पॉन्स फौरन से आ गया। ये बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है। तो ये भी थ्योरी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, एंटर प्रेस किया, बिल्कुल वैसे ही यूआरएल को कॉपी किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको किसी को फोन डायल करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसका नंबर डायल करते हैं। ये नंबर क्या है, सपोज करें ये नंबर यूआरएल है एपीआई का। आपके मोबाइल से आपने नंबर डायल किया, ये नंबर क्या है, समझे ये नंबर यही यूआरएल है, बुक्स एपीआई का ये यूआरएल है। कहां गया ये रहा, आपने नंबर डायल किया, मींस आपने यूआरएल हिट किया, एंटर प्रेस किया, वैसे जैसे आप ग्रीन बटन को प्रेस करते कॉल करने के लिए। जैसे ही आपने यूआरएल लिखा, नंबर लिखा, ग्रीन बटन को प्रेस किया, तो क्या हुआ, जिस नंबर पे आपने कॉल लगाई उसके फोन पे जो है वो रिक्वेस्ट चली गई। जैसे आप कॉल करते हैं, ये तो सभी करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यूआरएल कॉपी किया, एंटर प्रेस किया, बुक्स एपीआई के सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई, रिक्वेस्ट का काम पूरा हो गया, रिक्वेस्ट चली गई, ये काम हमारा पूरा हो गया। मैंने इस फोन नंबर से इस फोन से इस फोन पर नंबर डायल किया, ग्रीन बटन प्रेस किया, रिक्वेस्ट चली गई, कॉल चली गई। अगर आपने कॉल रिसीव कर ली तो इट मींस रिस्पॉन्स आ गया। ये आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स आ सकता है, आपने कॉल उठाई, हेलो का रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। अगर आपने कॉल काट दी, इट मींस रिस्पॉन्स नहीं आया, कैंसिल हो गई एपीआई, तो एरर आ जाएगा या कोई भी मसला हो जाएगा। वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो हम आगे देख लेंगे, सही है। तो इस तरह इसको याद रखें कि यहाँ पे जैसे मैंने बुक्स एपीआई का यूआरएल लिखा, एंटर प्रेस किया, बुक्स एपीआई के सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, डाटा की सूरत में रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। तो ये काम हम यहाँ भी अपनी एप्लीकेशन में इस तरह करें कि फैच के फंक्शन में मैंने यूआरएल लिखा और अवेट का कीवर्ड लगा दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट करना एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसको भी आप कैसे याद रखेंगे, आप किसी को भी कॉल करते हैं, वो डायरेक्ट फोन कभी भी नहीं उठाता, सबसे पहले बेल बजती है, बेल रिंग होती है, तो ये एक एसिंक्रोनस टास्क है, मींस वो कॉल उठाने में टाइम लगा रहा है, तो इट मींस आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो कॉल ना रिसीव कर ले। इसलिए यहाँ अवेट का मैंने कीवर्ड लगाया। अब ये एरर क्यों आ रहा है भाई? जब भी अवेट का कीवर्ड लगता है, सिंपली नहीं लगता, वो एक एसिंक फंक्शन के साथ लगता है, यहाँ लिखा हुआ भी है। अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अराउंड विद इन एसिंक फंक्शन। आप अकेले अवेट का कीवर्ड नहीं लगा सकते, आपको एसिंक फंक्शन के साथ लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट एक सर्वर कंपोनेंट है, तो जो ये हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन है, कंपोनेंट की डिक्लेरेशन हो रही है, इसी के फंक्शन के कीवर्ड से पहले मैं एक एसिंक का कीवर्ड लगा दूंगा, बात खत्म, एरर भी चला गया। ठीक है, तो ये सर्वर कंपोनेंट का फायदा है कि भाई सर्वर कंपोनेंट भी मेरा सर्वर पर है, ये डाटा भी मेरा सर्वर पर है,
जो किसी और का है। तो कितनी आसानी से मैंने एसिंग लगाया, अवेट लगाया, फेच का फंक्शन लगाया, बात खत्म। रिक्वेस्ट गई, अब मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा भाई? मैं लिखूंगा एक अदद वेरिएबल और मैंने लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, दोबारा अवेट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा url.json। ये url.json क्या है भाई? ये url एक तो सबसे पहले ये वही वेरिएबल है जो मैंने ऊपर क्रिएट किया, ठीक है। ये कॉन्स्ट url वही है और ये url वही है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अब मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे मिलता है? जेसन फॉर्मेट में मिलता है। ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है भाई? जेसन होता है ये JSON। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसको सिंपल आप यूं याद रखें, इसकी डेफिनेशन यही है कि जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। जब भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मिलेगा। हाँ, आप जेसन में और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है। पहले आप इसको याद रखें कि रिक्वेस्ट आप भेजेंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये बात तो तय हो गई। रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो रिस्पॉन्स मिलेगा भाई वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो एक अदद जेसन की फॉर्म में मिलेगा। रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी इन द जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होगा हमेशा और हमेशा जेसन में आएगा, ठीक है। अब ये जेसन में कन्वर्ट करना भी एक एसिंक्रोनस टास्क है, टाइम लग सकता है, हो सकता है डाटा बहुत ज्यादा हो, तो हमने यहाँ अवेट लगा दिया। अब छोटा सा मैंने कहा डिफरेंस है वो क्या, जल्दी से सुन लें। अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट बनाते कैसे बनाते हैं? कॉन्स्ट abc इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल्स टू अली, ठीक है। और यहाँ आपने फॉर एग्जांपल एज लिख दी जो है वो 23। ये क्या है? सिंपल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ये आप लोगों को पता है। अब इसमें जेसन क्या है? इसमें ये तो नॉर्मल जो है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। जेसन क्या होता है? छोटा सा डिफरेंस ये है कि सपोज करें मैंने इसको दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैं लिख देता हूँ XYZ। जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी कीज मतलब चाबी इस तरह की होती है, सिंपल, जैसे मैंने नेम और एज लिख दिया। लेकिन जब जेसन में इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, जेसन ऑब्जेक्ट होगा तो उनकी जो कीज होगी ना वो भी डबल कोट्स में होगी, बस नीचे वाली भी होगी, वो भी डबल कोट्स में होगी। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और जेसन में। देखिए, जो जेसन का ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो जेसन है, उसमें क्या है? डाटा तो वैसे ही आ रहा है, हर डाटा टाइप का डाटा आ सकता है, नंबर, बूलियन वगैरह। लेकिन क्या फर्क है? बस कीज का फर्क है कि आप कीज को किस तरह लिखेंगे, जो चाबी होगी उसको किस तरह लिखेंगे। जेसन फॉर्मेट में, जेसन में आप उसको भी डबल कोट्स में लिखेंगे, लेकिन जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होंगे वो सिंपली इस तरह के होंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, अपना यहाँ पे काम हो गया मेरा खत्म, सिंपल, कोई इसमें। अब देखें, सिर्फ दो काम किए मैंने, 2 लाइन का कोड है और एक एसिंग का कीवर्ड लगाया बस। देखिए इसमें कितनी सारी कोड, इसमें यही था, लेकिन थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट कितना सारा था। नेक्स्ट जेस तो है ही पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अभी तो हम UI UX पढ़ लेते तो हम लोग बचे हुए थे कॉन्सेप्ट समझने से, लेकिन अब नहीं बचेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखें, अब मैं क्या करता हूं। अब मैंने अगर सक्सेसफुल काम कर दिया है तो अब जब मैं इसको console.log करूंगा मेरे रिजल्ट को, ये इस वेरिएबल में है ना, हमेशा मैं जो जेसन में मिलेगा उसी को करूंगा, और मैंने यहाँ इसको console.log। अगर कोई गलती नहीं की होगी तो मेरे console.log में, मेरे टर्मिनल में जो है वो ये सेम मैसेज जो अभी मुझे गूगल के टैब में मिल रहा है, वेलकम टू बुक्स API, अगर सक्सेसफुली मैंने तौर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होगा तो मुझे ये मेरे टर्मिनल में भी मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आ रहे हैं। ये देखिए, ये सेम मैसेज, सेम ऑब्जेक्ट, सॉरी, ये सेम ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। ये सेम मैसेज
जो है मुझे मेरे खुद के टर्मिनल में भी मिल रहा है वेलकम टू सिंपल बुक्स एपीआई। यानी मैंने सक्सेसफुली जो है वो अपनी एक एपीआई अपनी एप्लीकेशन में जो किसी और के सर्वर पे रखी थी, जो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने कही थी कि जब भी दो एप्लीकेशंस को, दो सॉफ्टवेयर्स को, दो वेब एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो वो एपीआई के थ्रू करते हैं। एपीआई यहाँ लग गई है मेरी, जेसन में रिस्पॉन्स हमेशा करती है। तो अब जब मैंने सक्सेसफुली मेरा लोकल सर्वर जो कि इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, मेरा लोकल सर्वर और बुक्स एपीआई का सर्वर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की आपस में जान पहचान हुई। कैसे? यूआरएल के जरिए। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमने यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर लिया। अच्छा, एक जरूरी बात, जब कभी भी आप एपीआई से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे ना, किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। हो सकता है आप लोग मेरे साथ साथ ये कोड लिख रहे हो या घर से लिख के आए हो, जो भी है, आप लोगों को शायद एक एरर मिल रहा होगा फैच फेल्ड का। इस तरह का कुछ एरर आ रहा होगा आपके पास, फैच फेल्ड। ठीक है, और उसके आप फैच फील्ड अगर आपके पास एरर आ रहा है तो आप गौर से देखें, आपके पास कुछ कनेक्शन टाइम आउट या रन का ऐसा कुछ एरर आ रहा हो, कनेक्शन टाइम आउट या टाइम आउट कनेक्शन का ऐसा कुछ एरर आ होगा। इट मींस आपके पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर इंटरनेट है भी तो यहाँ थोड़े सिग्नल्स का इशू है, तो सही से उसने उसको कैच नहीं किया। कोड बिल्कुल अगर इस तरह लिखा है तो कोड में कोई गलती नहीं है, बस जब भी आप सर्वर से कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या होगा, आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। सही है, तो ये आपका कोड है। एपीआई क्या होता है? रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, एसिंक, अवेट, फेच, जेसन। ये 4-5 चीजें क्या होती है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। कोई सवाल है तो पूछे, कोड आपके सामने खुला हुआ जी। इन्होंने एपीआई को फेच किया है ना, इनके पास एपीआई का यूआरएल आया है। हम यहाँ पे स्लैश लिखेंगे ना, हमारे पास बुक का सारा डेटा आ जाएगा। नहीं, अभी इसको सिंपल लिखें, बाकी कंफ्यूज नहीं। तो रिस्पॉन्स नहीं आया, अब क्या करें, परेशान ना होइएगा। मेरी एपीआई कहाँ कॉल हो रही है? page.tsx में। page.tsx मतलब मेरा होम पेज। अभी के केस में अगर सपोज करें मुझे यूआरएल नहीं मिलता ना, मैं सिंपली लोकल 3000 पे आता और अपने पेज को रिफ्रेश करता या यहाँ पे एंटर करता, तो सिंपली मुझे टर्मिनल में दोबारा से जो है वो मैसेज मिल जाता। देखें, तो इसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? नाइस, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो वेलकम का मैसेज तो हिट कर दिया। बुक्स एपीआई है, क्या है? बुक्स एपीआई है, बुक्स का डाटा भी तो चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं आऊंगा अपने बुक्स एपीआई के डॉक्स में, और यहाँ पे आप एक हेडिंग देखेंगे एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब होता है कि यूआरएल जो एक है उसमें और कौन कौन से राउट्स अवेलेबल है। सही है, एक चीज आपको मिलेगी यहाँ, लिस्ट ऑफ बुक्स, और यहाँ पे आप देखिए स्लैश बुक्स नाम का एक यूआरएल होगा। अब यहाँ तो सिर्फ स्लैश बुक्स लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ बुक्स नाम का जो है एक एंड पॉइंट है, या एक जो है वो क्या कहते हैं पार्ट है, और यहाँ पे स्लैश बुक्स लिखा। अच्छा, आप ये गलती मत कीजिएगा, जब भी इस तरह का कोई सिंगल स्लैश बुक्स लिखा हो ना, इट मींस बुक्स एपीआई का सर्वर है और वहां स्लैश बुक्स नाम का एक राउट बना हुआ है। अब आप उस राउट को कैसे हिट करेंगे? तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपने स्लैश बुक्स को कॉपी किया और इस फैच फंक्शन को पूरा हटा दिया और सिंपली यहाँ पे सिर्फ स्लैश बुक्स लिख दिया। ये मत कीजिएगा, लास्ट में ये गलत है। आप क्या करेंगे, जो आपका पहले से यूआरएल लिखा हुआ है, ये यूआरएल इसी तरह रहेगा। एंड में आके आप लिखेंगे स्लैश बुक्स। अब जैसे ही मैंने स्लैश बुक्स लिखा था, डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है भाई कि स्लैश बुक्स करोगे ना तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जितने भी उसके पास डाटा रखा है उसके सर्वर में, वो डाटा लाके आपको दे देगा। कब देगा? जब आप बेस यूआरएल के साथ, बेस यूआरएल मतलब ये जो नॉर्मल है आपका, ये जो सिंपल यूआरएल है, इसको आप बेस यूआरएल भी बोल सकते हैं। ये जो आपका सिंपल बेस यूआरएल है ना, अगर इसके आगे आप लिखेंगे स्लैश बुक्स तो क्या करेगा भैया, यहाँ एंड पॉइंट्स लिखा हुआ है। एंड पॉइंट्स का मतलब आप इसको राउट्स याद कर लें। सही है, अगर आप यहाँ स्लैश बुक्स लिखेंगे तो रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अगर अब मैं यहाँ मैंने लिख लिया स्लैश बुक्स, सही है, यहाँ लिखा हुआ है ना,
ठीक है, या मेरे पास स्लैश बुक्स लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, अपने लोकल होस्ट 3000 पे हिट करता हूं, रिक्वेस्ट भेजी मैंने, बिल्कुल वैसे यहाँ पे आके मैंने एंटर किया, यानी उसको कॉल मिलाई। अभी जो है वो अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स होगा तो मुझे लिस्ट ऑफ बुक्स लाकर ये दे देगा। मैं अपने टर्मिनल में आऊंगा, ऑफ कोर्स मैंने रिजल्ट कंसोल किया हुआ है, ठीक है, रिजल्ट मैंने कंसोल किया हुआ है। मैं अपने टर्मिनल में आया और नेट मेरा स्लो है, उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है वो लिस्ट ऑफ बुक्स यहां पे रिसीव हो गई, ठीक है, ये मुझे क्या लिस्ट ऑफ बुक्स यहां पे रिसीव हो गई। पहले मेरे पास एक सिंपल वेलकम का मैसेज आ रहा था, वेलकम टू बुक्स एपीआई। अब मेरे पास पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट ऑफ बुक्स आ रही है, जो बुक्स एपीआई के सर्वर पे ऑफिशियल ओरिजिनल डेटा रखा हुआ है वो मेरे पास आ रहा है। सिर्फ कैसे आ रहा है, जो मेरा बेस यूआरएल है उसके आगे आके मैंने स्लैश बुक्स लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा डेटा मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब ये डाटा कैसे रिसीव हो रहा है अगर आप गौर से देखें ना, मैं अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे लाके दिखाता हूँ ताकि थोड़ी विजिबिलिटी का इशू ना हो। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए, बल्कि इसको भी मैं रिमूव कर दूँ, मैंने गलती से 2 ऑब्जेक्ट कॉपी कर दिए। अभी हम एक ही ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, बल्कि यहीं पे कर लेते, कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसके थोड़ा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, डिफॉल्ट 36, ओके, ठीक है। अब ये अगर आप थोड़ा गौर से देखें, पता नहीं अभी इसको क्या मसला हो गया, ये जो मुझे डाटा रिसीव हो रहा है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहे हैं। भाई किसी भी जब सर्वर पे डाटा होता है ये, तो वो डाटा किस तरह भाई, क्वांटिटी में होता है, सिंपल एक आधा वेरिएबल नहीं होता। तो जब भी आपको क्वांटिटी में डाटा चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, उसको एरे में स्टोर करते हैं, क्योंकि एरे क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ये चीज तो हम पढ़ चुके क्वार्टर 1 में बहुत दफा, ठीक है। क्या होता है, एरे के अंदर इसने मुझे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न किए, और रियल वर्ल्ड में, अब ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड डाटा की बात हो रही है क्योंकि आप किसी दूसरे सर्वर पे बात कर रहे हैं, तो आप जब भी किसी सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको जो डाटा मिलेगा ना वो इसी फॉर्मेट का मिलेगा कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। एरे क्यों होगा, क्योंकि डाटा बहुत सारा है, तो एरे के अंदर उन्होंने रख दिया। ऑब्जेक्ट क्यों होंगे भाई, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड मतलब पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि इस वैल्यू का क्या मतलब है। जिस लाइन को भी मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस बुक का नाम क्या है, तो आप इस की को पढ़ते ही बता देंगे भाई इस बुक का नाम ये है। इस बुक की आईडी क्या है, तो आप इसको पढ़ते ही बता देंगे कि इसकी आईडी क्या है। तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको टाइप, जो डाटा टाइप होगी, जो डाटा स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। अब हमने टर्मिनल में सक्सेसफुली इसको डाटा को रिसीव कर लिया। अब इसको हम ब्राउजर में कैसे लाएंगे, ये हम देखेंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। 3:25 हो रहे हैं। अभी जो हमने देखा वो थी एक रेस्ट एपीआई, ठीक है। अभी जो हमने देखा वो क्या था, एक रेस्ट एपीआई थी। रेस्ट एपीआई क्या होता है, सिंपल एक यूआरएल फॉर्म में होता है जो भी हमने इंप्लीमेंट किया। ग्राफक्यूएल नोड्स और एजेस होते हैं, ये अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, रियल टाइम डेटा के लिए होते हैं। जैसे आप चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पे, जैसे ही आप मैसेज भेजते हैं दूसरे को मैसेज चला जाता है, दूसरा आपको मैसेज भेजता है, आपके वो फौरन रिसीव हो जाता है। रियल टाइम डेटा के लिए आप वेब सॉकेट्स यूज करते हैं। अभी हमारा जो सारा फोकस है वो रेस्ट एपीआई पर है। रेस्ट एपीआई की कुछ टाइप्स होती हैं या टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। रेस्ट एपीआई में कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स मतलब फंक्शंस होते हैं जो आपको काम आते हैं। एक चीज होती है आपके पास डेली, इतना छोटा करके, ठीक है।
गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। अब कहीं आप पैच देखेंगे, कहीं आप पुट देखेंगे। हम इसका मकसद जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पे यूज किया। गेट, अभी जो हमने किया वो गेट किया। देखिए गेट नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा गेट हो रहा है, कहीं से आप डाटा उठा के ला रहे हैं, आपको हासिल हो रहा है। सही है। ये जो चीज स्क्रीन पे लिखी हुई है बड़ी जरूरी है, बाद में मत कहिएगा हमने तो ये पढ़ाया ही नहीं। सही है। अब उसका यूज केस क्या होगा वो कभी भी आपको सरप्राइज मिल सकता है। सही है। एपीआई की कुछ टाइप्स होती है, गेट, पोस्ट, पैच या पुट और डिलीट। गेट नाम से ही पता चला कि डाटा को गेट करनी चाहिए। अभी हमने क्या किया, बुक्स एपीआई के सर्वर से डाटा गेट किया, बुक्स एपीआई के सर्वर से डाटा हासिल किया, गेट किया। एक चीज होती है पोस्ट। पोस्ट मतलब अपनी तरफ से किसी सर्वर पर डाटा को भेजना, इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। इंसर्ट करने के लिए अपनी साइट से, अपने सर्वर से किसी दूसरे के सर्वर पे जब आप डाटा भेजते हैं तो आप पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। अगर आपको कोई डाटा चेंज करना है, एडिट या अपडेट करना है, तो आप पैच या पुट मेथड का यूज करते हैं। गेट होता है हासिल करने के लिए, पोस्ट होता है भेजने के लिए, पैच या पुट होता है एडिट या अपडेट करने के लिए, और डिलीट मतलब होता है कि डाटा साफ करने के लिए। तो ये 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं। अभी हमने जो देखा वो गेट देखा। अच्छा, गेट कहाँ होता है? जब भी आप फेच फंक्शन लिखते हैं ना, जब भी आप फेच फंक्शन लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो इसका मेथड होता है ना वो गेट होता है। बाय डिफॉल्ट इस फेच फंक्शन का जो मेथड होता है वो गेट होता है। वो किस तरह होता है, मैं इस फेच फंक्शन में आया और यहां जब मेरा यूआरएल खत्म हो रहा है ना बुक्स के बाद, इसके बाद मैंने लगाया कॉमा और ऑब्जेक्ट यानी कर्ली ब्रैकेट्स। यहां पे मैंने एक अलग मेथड की पास की और यहाँ पे कॉलन लगाया, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया गेट। ये बाय डिफॉल्ट होता है, यानी ये मैं लिखूं तो भी चलेगा, ना लिखूं तो भी चलेगा। मेथड की है और यहाँ मैंने लिख दिया गेट। ठीक है। यहां अगर मैं डाटा भेज रहा हूं तो मैं पोस्ट लिखूंगा, अगर डिलीट कर रहा हूं तो मैं डिलीट लिखूंगा। एक चीज ध्यान में रहे कि मैंने जो भी यह मेथड लिखा सब कैपिटल में लिखा, स्मॉल केस में या जो है वो कैपिटलाइज में कुछ नहीं लिखा। जैसे अगर मुझे गेट लिखना है तो हर स्पेलिंग, हर लेटर कैपिटल लिखना होगा, मैं इस तरह नहीं लिख सकता। अब इस तरह लिखने में चलेगा नहीं चलेगा वो बहस नहीं है, बस नहीं लिख सकता तो नहीं लिख सकता, ये स्टैंडर्ड नहीं है, खत्म बात। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट होता है ना, तो हमें अभी इस वक्त इसमें जाने की नीड नहीं है। बुक्स एपीआई का डाटा गेट तो कर लिया जबरदस्त, लेकिन मेरे ब्राउजर में तो अभी भी हेलो यार है। ब्राउजर में जो है वो मैं किस तरह इसको गेट करूं मेरे लोकल होस्ट 3000 के या स्क्रीन के ऊपर। इसको मैंने यहां से हटा दिया, यह टेलविंड सीएसएस जो सिंपल है ये यहां पे आ गया। ठीक है। अब इस डाटा को मैं यहाँ अपनी स्क्रीन पे कैसे शो करूँ, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये डाटा मुझे मिल रहा है एरे की सूरत में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे क्यों? क्योंकि डाटा बहुत सारा है, तो एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए एरे यूज किया, और डाटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, यानी पढ़ते ही समझ आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट्स की सूरत में हमने इसको यहाँ पे गेट कर दिया, हमें मिल गया। मैं इसको अपनी यूआई में कैसे देखा, page.tsx में आया, यहाँ res रिस्पॉन्स के वेरिएबल में मेरा सारा डाटा रखा हुआ है। सही है। जब भी मैंने res को कंसोल किया तो मुझे जो है वो डाटा मिल गया। अभी तो कंसोल में मिला है। अपनी यूआई में, ब्राउजर में, क्लाइंट में किस तरह शो करूं, अब देखते हैं मैं इसको किस तरह शो करूं। मैंने यहाँ पे हेलो को हटाया, कर्ली ब्रैकेट लगाई क्योंकि जावास्क्रिप्ट की अब बात आ गई है। मैंने लिखा res क्योंकि डाटा मेरे पास एरे है। डाटा क्या है मेरे पास? एरे है। तो मैंने अभी सिंपल एक डाटा गेट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और 0 लगा दिया। 0 मतलब एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। जब मैं यहाँ पे आया, अच्छा ये चलेगा नहीं क्योंकि एक मसला है। चल हम इसमें नहीं जाते, डायरेक्ट अपनी जो है वो
जो हमें अचीव करना उस पर आया था। मैंने लगाया यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए कर्ली ब्रैकेट्स और मैंने लिखा RES। ये RES मेरे पास क्या है, एक एरे फॉर्म में आ रहा है। बिल्कुल सर अभी लगा देता हूं। ओके किया, देखें आपको ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहे हैं। आपको सिंटैक्स तो पता है, जब भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखेंगे इसका मतलब बात हो रही है एरे की, और एरे के अंदर आप देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स है, तो कर्ली ब्रैकेट्स मतलब ऑब्जेक्ट। तो एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट कराना हो, अभी हमें मल्टीपल सारे के सारे नाम चाहिए, सिर्फ एक नाम नहीं चाहिए, सारे के सारे नाम चाहिए। तो वो किस तरह होगा, एरे के अंदर अगर मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, अभी तो भाई मैं इंडेक्स से यूज कर सकता हूँ, लेकिन इंडेक्स से यूज करूंगा तो न जाने मुझे कितनी दफा इंडेक्स लिखना पड़ेगा। मैप मेथड, तो इसके लिए मेरे पास कौन सा मेथड होता है, मैप का एक मेथड होता है। एरे में, जावास्क्रिप्ट में एरे की जब भी मुझे सारी वैल्यूज चाहिए होती है ना, तो एक मैप का फंक्शन होता है। मैप फंक्शन टू गेट all the values of an array। ठीक है, अब ये एरे हो या एरे ऑफ स्ट्रिंग हो, एरे ऑफ नंबर हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो, मैप का फंक्शन जब भी सारी वैल्यूज मुझे चाहिए होंगी तो मैं एक मैप का फंक्शन लगाऊंगा, लेकिन ये चलता है सिर्फ और सिर्फ मैप एरे के ऊपर। मैं इसको किस तरह यूज करूंगा भाई, मैंने लिखा है रिजल्ट, जो कि यहाँ मेरे वेरिएबल का नाम है, या रिजल्ट बोलने, रिस्पॉन्स बोलने की बात, मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट मैप, और यहां मैंने, क्योंकि एक फंक्शन है तो यहां पे मैंने एक अदर राउंड ब्रैकेट्स लगा दिया। ये मैप का फंक्शन क्या करेगा, एक एक करके हर एलिमेंट के, ये मैप का फंक्शन क्या करेगा, किस तरह चलता है, एक एक करके हर एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होता है एरे के। आई रिपीट, मैप का फंक्शन इंडिविजुअली हर एलिमेंट पे एरे के हर एलिमेंट पे एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। भाई सपोज करें ये जो आपकी एक मार्की है, ये एक एरे, अब आप बहुत सारे यहां पे, यानी इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। सपोज करें मैं एक मैप का फंक्शन, ये एरे है, आप लोग एरे के जो है वो वैल्यू है, ये एरे के एलिमेंट्स हैं, मैं जो हूं वो एक मैप फंक्शन है। अभी मैंने क्या डिस्कस किया, क्या कहा आपसे कि ये जो मैप का फंक्शन होगा, एक एक करके मैप का फंक्शन एक एक करके हर एलिमेंट पे एग्जीक्यूट होगा। सपोज करें मुझे आपके प्रोजेक्ट चेक करने, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके आप लोगों के पास आऊंगा और बोलूंगा भाई अपना प्रोजेक्ट दिखा। तो मैप का फंक्शन क्या करेगा, एरे के हर एलिमेंट पे इंडिविजुअली जाके चलेगा, ये भी इसी तरह काम करेगा। मैंने लिखा रिजल्ट डॉट मैप। अच्छा, आप लोग अगर एरे के एलिमेंट से तो ही मैं जो हूं आऊंगा, वरना अगर आप लोग ऑब्जेक्ट होंगे या नंबर होंगे तो कोई काम नहीं, तो एरे पे ही चलेगा। ये एक फंक्शन है, ये अपने अंदर एक्सेप्ट करेगा एक अदद कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, हमने क्वार्टर 1 में पढ़ा, जब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन हो तो वो कॉल बैक फंक्शन होता है। यहां मैंने लगाया कॉल बैक के लिए एरो फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स, एरो लगाया और यहाँ पे लगा दिए मैंने राउंड ब्रैकेट्स। ये एक कॉल बैक फंक्शन है। अब क्योंकि इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या होगा, मैं अपनी HTML लिखूंगा, तो यहाँ जाहिर सी बात है रिएक्ट में राउंड ब्रैकेट्स लग सकते हैं। जब आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको रिटर्न लिखना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे इस तरह लिखा, सही है। अभी क्योंकि मैंने इस तरह कर दिया है, बात एक ही है। अब मैं क्या करूंगा, इस एरे के अंदर रिस्पॉन्स डॉट मैप, अब ये कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास आर्गुमेंट्स लेते हैं या पैरामीटर्स लेते हैं। सबसे जो पहला पैरामीटर होगा मैं इसको यहाँ पर असाइन करूंगा बुक। ये क्या हो गया भाई, बुक मैंने क्यों लिखा, ये जो मेरे पास यहाँ रिस्पॉन्स में जो डाटा पड़ा हुआ है ना, इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में जो ये डाटा पड़ा है, मैंने इसको एक अदद निक नेम असाइन कर दिया, सही है। मैंने क्या किया, इसको एक निक नेम असाइन कर दिया। ये इसका सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स है वो फॉलो करना पड़ेगा, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट मैप किया और इसको मैंने क्या किया, एक अदद जो है वो
निक नेम असाइन कर दिया। यानी अब इस HTML में निक नेम क्यों असाइन किया? वो इसलिए असाइन किया क्योंकि अब इस HTML के दरमियान जो है वो मैं इस निक नेम को यूज करूंगा। अब इसमें एरर क्यों आ रहा है? इसमें एरर आ रहा है फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट का, क्योंकि हम .tsx की फाइल में, तो फिलहाल मैं कॉलन लगा के एनी कर दूंगा, जो कि हम सबका फेवरेट है। एनी लगा दिया मैंने, एरर चला गया। अभी हम इसकी टाइप डिफाइन करेंगे। मैंने एनी लगा दिया। अब मैं इसको यूज कैसे करूं? मैंने यहाँ लिखा h1, कुछ भी HTML का टैग है, यहाँ इसको क्लास दे दूं ताकि जो है वो विजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट डैश 5x, दोबारा h1 है, सॉरी h1 है, h1 के अंदर मुझे चाहिए क्या? बुक, यानी जावास्क्रिप्ट, तो मैंने यहाँ लगा कर्ली ब्रैकेट्स। अब एरे के अंदर यहाँ जितने भी भाई एरे है ना, इनको एक निक नेम असाइन हो गया। सॉरी, ये एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक निक नेम असाइन हो गया। सपोज करें अभी ये क्या था? RES यानी रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखा हुआ था, सही है। अब ये टेक्निकल बात है, ये रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रखा था। अब मैंने जब इसको निक नेम असाइन कर दिया ना, ये हर चीज उड़ के बुक के वेरिएबल में आ गई। अब जब इस HTML के अंदर इस बुक के बारे में कुछ भी चाहिए ना, तो मैं इस निक नेम को यूज करूंगा। मैं इसको रिजल्ट के नाम से यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए भाई? सपोज करें मुझे ये नेम चाहिए, मुझे ये एक ऑब्जेक्ट, ये नेम चाहिए, ये नेम चाहिए, ये नेम चाहिए, ठीक है। ये मुझे नेम चाहिए। अब मैंने यहां पे लिख दिया बुक। अब आप लोग या तो सही जवाब दें या तुक्का लगाएं। क्या सिर्फ बुक लिखने से मुझे नेम मिल जाएगा? क्यों? डॉट क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। जबरदस्त। हम एरे को कैसे एक्सेस करते हैं? इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट लगा के। तो मुझे कभी भी कोई भी इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो मैं डॉट लगा के करूंगा। मुझे फिलहाल इस नेम चाहिए, इस नेम को एक्सेस करना है, हर ऑब्जेक्ट के नेम को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूंगा? बुक डॉट नेम। अब ये मुझे आप लोगों ने बताया, मुझे तो नहीं आता था। देखते हैं, अगर आप लोगों ने सही बताया तो होपफुली रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ये सारे बुक्स के नेम मुझे इस तरह से रिसीव हो गए। ये सारे नेम वही नेम है जो मुझे यहाँ ऑब्जेक्ट के नेम एट्रीब्यूट में मिल रहे थे। जैसे ये नेम अगर मैं देखूं, द वैनिशिंग हाफ, यहाँ पे एरे में ऑब्जेक्ट में वैनिशिंग हाफ लिखा हुआ है। देखता हूं अगर ये वहां भी है तो वैलिडेट हो जाएगा कि ये वही डाटा है। मैं यहाँ आया तो देखें मुझे ये सेम चीज यहां भी मिल रही है। तो ये इस तरह से UI के अंदर, अपने ब्राउजर के अंदर मैंने यूज। अब देखिए ये चला कैसे, ठीक है। अब टेक्निकल पार्ट, ये कोड चला कैसे, पीस ऑफ छोटा सा कोड जो कोड है ना मैंने लिखा है, चला कैसे। थोड़ा सा इसको करो, जूम आउट से होगा। मैंने लिखा RES डॉट मैप। डॉट मैप का फंक्शन हमेशा एरे पे चलता है। मेरा जो ये रिस्पॉन्स का वेरिएबल है इसमें एरे था, तो मैंने डॉट मैप का फंक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे हर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को, हर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना था। तो मैंने क्या किया? RES, सॉरी क्या किया अभी बता दो, सही है, सवाल बड़ा वैलिड है। मैंने यहां पे क्या किया? RES रिस्पॉन्स डॉट मैप। डॉट मैप क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे एरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करना था, तो मैंने क्या किया? डॉट मैप का यूज किया। डॉट मैप का फंक्शन क्या करता है? एक एक करके एरे के हर एलिमेंट पे चलता है। इसका सिंटैक्स कुछ यूं है कि ये एक वेदर कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जो कि ये रहा, और वो एक एरो फंक्शन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन लिखा, इसको एक निकनेम असाइन किया, या यूं कह दूं कि जो डाटा इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में था इसको उठा के इस बुक के वेरिएबल में रख दिया। दोनों बातें सही है, सही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको जो है वो मैंने इस तरह अप्लाई किया।
फिर अपनी HTML लगानी थी तो मैंने यहाँ div लगाया। रूल यहाँ पे भी वही है कि पेरेंट एलिमेंट लगाना पड़ेगा, तो मैंने div लगाया, h1 लिखा, यहाँ पे लाके लिख दिया book डॉट नेम। मैंने क्यों book डॉट नेम लिखा, response डॉट नेम नहीं लिखा, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं है, अब book का वेरिएबल इसका नाम है। तो book डॉट नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, book डॉट नेम को यूज करूंगा। अब ये कोड यहाँ पे कैसे चला भाई, मैप का फंक्शन मैंने लगाया, इसने देखा मैप की क्या कोई की है, सबसे पहले चला इस ऑब्जेक्ट पे, इसने देखा मैप की है, इसको कंडीशन ट्रू मिली, इसने यहाँ पे लाके नाम प्रिंट कर दिया। फिर ये दोबारा चला, ये आप समझे कि ये लूप की तरह, फॉर लूप की तरह या वाइल लूप की तरह, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू होगी चलता रहेगा। ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे आया, इसने नेम देखा यहाँ पे, इसने इस नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर इसने दोबारा एक ऑब्जेक्ट पे गया और इस तरह ये नेम के एट्रीब्यूट्स चेक करता रहा और यहाँ पे ये इसको प्रिंट करता रहा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स खत्म हो गए, कंडीशन हो गई फॉल्स, इसने चलना बंद कर दिया। यहाँ पे अभी 6 ऑब्जेक्ट है, अगर 600 ऑब्जेक्ट्स भी होते तो मुझे यहाँ पे 600 नाम मिल जाते। सही है, जल्दी से इस मैप के फंक्शन को अपने पास रेप्लिकेट करें। आपका एक सवाल था कि भाई फॉर ईच यूज क्यों नहीं किया,